बदलते भारत की शान। मैं तुम पर हर बार भरोसा करना चाहता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। अब ये झूठ कितना ही सच्चा क्यों ना हो, झूठ तो झूठ ही होता है। और इस झूठ के इर्द गिर्द अगर लालच जुड़ जाए तो फिर ये तस्वीर और खतरनाक हो जाती है। एक मिनट। हेलो, देखिए एक झूठ मेरे फोन पे है जी। मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या करना होगा मुझको? एक ओटीपी भेज रहे हैं आप मुझको। आपको पता है कि आपका फोन कहां लग गया है? ये दूरदर्शन है जनाब, दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम का नाम सच के साथ है और जिससे बात हो रही है वो घनश्याम उपाध्याय है। अभी फोन रख दीजिए, नहीं तो आपको 1930 पे शिकायत की जाएगी और फिर ये 2 करोड़ आपको लौटाने पड़ जाएंगे। इस तरह के फोन आपके पास आते हैं ना? इस तरह के फोन्स ने आजकल जीना मुश्किल किया हुआ है। यकीन मानिए, कभी 2 करोड़ की लॉटरी है, कभी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग है, कभी आपको डिजिटल अरेस्ट तक कर लिया जाता है। ऐसा हिप्नोटाइज किया जाता है कि आप अपने ही घर में कैद होकर रह जाते हैं। इस तरह के फोन में, इस तरह के लालच में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। और मैं कहता हूं ना कि सतरंगी दुनिया की अतरंगी खबरों से इतर हमें आपकी फिक्र है, और आप ही की फिक्र के चलते आज हमने इस विषय को चुना है, जो है साइबर अपराध। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध जो लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहा है। एक तरीका पुराना होता है तो दूसरा तरीका आ जाता है, लेकिन आज हर तरीके की हम पड़ताल करेंगे। यह खबर पिछले कुछ दिनों से खबरिया चैनल पर बहुत फ्लोट कर रही है, लेकिन हम तसल्ली से, तह के साथ, एनालिसिस के साथ, डिटेल के साथ हर बात आप तक पहुंचाते हैं और हमारी यही कोशिश भी रहती है। तो आज इस साइबर अपराध को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे आपको नए नए तरीकों में फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब आगे की राह क्या हो सकती है, आप कैसे बच सकते हैं, फोन को कैसे सेव कर सकते हैं, इस तरह के फोन आपके पास आए ना उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें इन डिटेल आज सिर्फ यही होगी। आज अपने लिए 50 से 55 मिनट जरूर रिजर्व रखिएगा, क्योंकि आज की 50 से 55 मिनट आपको लाखों की चपत से बचा सकते हैं। आपको अपनों के लिए भी आज ये शो जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कोई आपका अपना ये शो देखे तो फिर अंदाजा लगा पाए कि कितने बड़े खतरे की जद में वो है। तो बस थोड़ा सा इंतजार, एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। ये रिपोर्ट दिखाता हूं क्योंकि मेरे शो की रवायत है, और उस रिपोर्ट के बाद बेहद खास मेहमानों का अति उत्तम पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, जो बताएगा आपको, समझाएगा आपको कि साइबर अपराध से कैसे बचना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था मन की बात में। आपके मन की बात हम तक पहुंचती है और इस रिपोर्ट के जरिए उन सारी बातों का जिक्र हमने किया है। छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा को उस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमारी जिंदगी आसान तो कर दी है, लेकिन उतना ही हमको अपराध का शिकार होने की संभावनाओं के नजदीक ला दिया है। जरूरी नहीं कि हम बाहर जाएंगे तो ही हादसा होगा, घर बैठे भी अपराधियों के चंगुल में हम फंस सकते हैं और मेहनत की कमाए अपने लाखों रुपए पल भर में गंवा सकते हैं। आजकल रोजाना साइबर फ्रॉड से जुड़ी खबरें सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। लोग इसका शिकार होकर अपनी गाढ़ी कमाई खो रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर साइबर अपराध क्या है। कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके किए जाने वाले गैर कानूनी कामों को साइबर अपराध कहते हैं। साइबर अपराध कई तरह के होते हैं, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैंसमवेयर और मेलवेयर हमले। साइबर अपराध से व्यक्तियों, कारोबारों और सरकारी संस्थाओं को काफी नुकसान हो सकता है। साइबर अपराध व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किया जा सकता है। कुछ साइबर अपराधी संगठित होते हैं, उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं और तकनीकी रूप से कुशल होते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साइबर अपराध में क्या क्या शामिल होता है। साइबर अपराध में ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी,
वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री, साइबर एक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर हमले, क्रिप्टो जैकिंग, साइबर जासूसी, कॉपीराइट का उल्लंघन करना, अवैध जुआ, अवैध वस्तुओं को ऑनलाइन बेचना और बाल पोर्नोग्राफी भी इसमें शामिल है। टेक्नोलॉजी के दौर में आज डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे नया तरीका है। इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास, आप ये नंबर यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस डिजिटल असुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड के दौरान डिजिटल असुरक्षा का जिक्र करते हुए इससे बचने के तरीकों पर प्रकाश डाला, जो हम सब के लिए जानना बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण हैं: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे अपडेट रखें। मजबूत पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में अक्षर, संख्या और प्रतीक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर की मदद से आप अलग अलग साइटों के लिए एंटीक्रिप्टेड पासवर्ड असाइन और स्टोर कर सकते हैं। आप किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तो ये तमाम एहतियात बरतने के बाद भी अगर आप साइबर अपराध या डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपको करना क्या है? किस वेबसाइट पर, किस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सरकार इस तरह की धोखाधड़ी में आपकी किस तरह की मदद कर सकती है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज सच के साथ कार्यक्रम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ समझाने की हमने आपको कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए समझना बाकी है। और आज का ये शो देखने के बाद अब यकीनन कई ऐसी बातों को समझ पाएंगे जिनके जरिए इस तरह के फ्रॉड से जो लाखों की चपत लगाने के लिए आपको बैठे हुए हैं, उनसे आप बच जाएंगे। तो मैंने कहा था ना, 50 से 55 मिनट सिर्फ आज मेरे लिए निकाल के रखिए। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है चर्चा में मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में समय निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर रक्षित टंडन जुड़ रहे हैं, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर टंडन, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ कृपाल सिंह जुड़ रहे हैं, पीड़ित हैं और बताएंगे कि कैसे इनके अकाउंट से हजारों रुपए यूं ही किसी ने उड़ा लिए। स्वागत कृपाल जी आपका। मेरे साथ इनाम मोहम्मद जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं और बताएंगे कि इस तरह के वाकये क्यों बढ़ रहे हैं, घटनाएं क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले शुरुआत विक्टिम के साथ।
पहले दर्द समझना जरूरी है और मर्ज समझने के बाद इलाज की करेंगे बात। कृपाल जी मेरे साथ है। कृपाल जी, कैसे साइबर अपराध की जद में आप आ गए, आपके साथ क्या हुआ और कितने की चपत आपको लगाई गई? सर पहली बात तो मैं कहूँगा ये जो तब से ये डिजिटल हुआ है जी। तब से लेके कई मेरे पास से कॉलें आई, तो कई बार बिजली का बिल लेके, कभी किसी तरह का। उस दिन अचानक मैं कहीं ऐसी परिस्थिति में बैठा हुआ था कि वहाँ वो फ़ोन आता है मेरे पास, और वो भी किसी रिलेटिव की आवाज़ में आता है। अच्छा। और उन्होंने मेरा भी डाटा निकाला हुआ था, सारा कुछ। उन्होंने नाम वगैरह जिनके रूप में उन्होंने बात की उनका भी नाम लिया कि जी मैं इस तरीके से ऐसे आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ और आपने पहचाना। मैंने कहा जी हाँ पहचान लिया, पर फ़ोन तो नए नंबर से था, जो मेरे पास ऐड था नंबर वो नहीं, उससे उन्होंने उससे फ़ोन नहीं किया मेरे पास। तो मैंने कहा हाँ जी पहचान लिया। कह रहे कुछ प्रॉब्लम है और आपसे काम है। मैंने कहा जी बताएं। तो कहने लगे कि जी कहने लगे कि एक समस्या आ गई है मेरे साथ, मैं कुछ पैसे आपको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। अच्छा। किसी, मैंने कहा जी आप उनको कर दो डायरेक्ट। ठीक बात है कि नहीं 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 मेरे से हो नहीं रहे हैं और मैं आपको कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी कर दीजिए। मैं मना भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी परिस्थिति में बैठा हुआ हूँ। पर फिर भी उन्होंने मेरे को 100 रुपये का मैसेज एक 420 का भेज दिया। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया। कह रहे नहीं नहीं हो सकता है कि साइबर नहीं चल रहा हो, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा हो, तो हो सकता है लेट आए, आप मैसेज खोल के देखिए। तो मैंने मैसेज खोला तो वाकई 100 रुपये, पर उन्होंने मुझे इतना टाइम नहीं दिया कि मैं उसे ढंग से देख सकूं। अच्छा। उन्होंने बातों में ऐसा फंसाया। उन्होंने फिर मेरे को 35,000 का भेजा, एक 45,000 का भेजा, और कह रहे कि जी ये हॉस्पिटल में मेरा एक रिलेटिव है, वो एडमिट है, उनकी जान के लिए बहुत खतरा है और ऑपरेशन पे हैं। अच्छा। और ये पैसे आपको वहाँ ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मेरे अकाउंट में हैं। क्या नहीं, मैं फिर भी भेज रहा हूँ और भेज रहा हूँ। तो मैंने चलिए फिर उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया। मैंने कहा जी भेजने किस अकाउंट में? तो उन्होंने मेरे पास एक नंबर बोला कि भाई ये नंबर है। तो मैंने कहा जी मैं नहीं कर पाऊँगा, ना मुझे इतनी नॉलेज है फ़ोन चलाने की। अकाउंट नंबर भेजा था उन्होंने, फ़ोन नंबर भेजा था? नहीं, उन्होंने नंबर बाकायदा बताया फ़ोन पे कि ये नंबर है, आप ये खोलिए और यहाँ से ये नंबर डालिए। अच्छा। तो उन्होंने नंबर डाला। कह रहे देखिए अब इस पर क्या नाम आ रहा है। तो उस पर नाम आया सौरभ कुमार। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कि हाँ यही नंबर है, इसी पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैंने पहले 25,000 कर दिए, और 25,000 करने के बाद कहते हैं कि और थोड़े से भेज दीजिए, और थोड़े से भेज दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं और भेज रहा हूँ आपको पैसे। उन्होंने 45 का मैसेज, जब मैंने बाद में देखा ना तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे उनके। अच्छा। तो मैंने फिर 10 एक बार कर दिए, 10 एक बार कर दिए, 10 एक बार कर 55, टोटल 55,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो जब मैंने देखा कि यार मेरे पास, मैंने पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिए और मेरे पास तो इनका कोई भी पैसा नहीं आया। तो मैं देखा, मैंने फटाफट मेरे अकाउंट, मतलब मेरे मोबाइल नंबर से मेरी बेटी का भी अकाउंट अटैच है। मैंने कहा हो सकता है उसमें चले गए हों, दूसरे अकाउंट में। तो मैं फटाफट घर गया, भागा हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे, मैंने अपनी मिसेज को बताया, मैंने यार ऐसे ऐसे बात हो गई और ऐसे ऐसे मास्टर जी का फ़ोन आया था और मैंने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैं अपनी बेटी को लेके फटाफट मैं उस पर गया जी, कंप्यूटर वाले की दुकान पे। मैंने वहाँ अपना अकाउंट, बेटी का अकाउंट सारा दिखवाया। तो वहाँ देखा तो मेरा अकाउंट मतलब साफ हो चुका था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मेरे जीजा जी हैं, वो भी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। फिर मैं उनके पास पहुँचा। मैंने जीजा जी ऐसे ऐसे बात हो गई। कह रहे बेवकूफ़, तूने कर दिया सारा काम। मैं तभी फिर थाने पहुँचा। अच्छा, अब यहाँ तक की कहानी करते हैं पहले। यहाँ तक फिर आपको पता चला कि आप ठगी जा चुके। जी जी जी, 55,000 की चपत आपको लग गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। टंडन सर, ये साइबर अपराध है क्या असल में, और ये साइबर अपराधी असल में कौन कौन सी टेक्निक्स मुख्यतः अपनाते हैं जिसके जरिए वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं? ये जो प्रचलित ट्रिक्स हैं उनकी, वो क्या है? सबसे प्रचलित तो जैसे आपने बताया कृपाल जी ने कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो आ रहे हैं आपके पास आजकल, ये हैकर्स जो क्राइम कर रहे हैं, जो एक पैटर्न अब हम देख रहे हैं। आज से बहुत साल पहले ये कहानी जब शुरू हुई थी तो आपने सुना होगा, एक जगह का नाम भी आता था जामताड़ा। हाँ। वहाँ से कोई खबर आती थी कि साहब मैं
बैंक से बोल रहा हूँ, मैनेजर रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, ओटीपी बता दीजिए। और वो ओटीपी लेके ठगी कर दिया करते थे। अब आज जो हम स्थिति देख रहे हैं वो और एडवांस है। अब उनके पास क्या हुआ कि आप लोगों ने जो डेटा शेयरिंग शुरू करी, आप लोगों ने अपनी निजी जानकारी इधर उधर डालनी शुरू करी। अच्छा। तो ये लोग उसको गैदर करते हैं। उन्होंने देखा भाई रक्षित जी हैं, इनके पिताजी का नाम रवि है, तो इन्होंने एक फ़ोन किया, रक्षित, मैंने हाँ, अरे बेटा मैं रवि का दोस्त बोल रहा हूँ, तो आवाज़ बदल के, रिश्तेदार बन के, अरे पहचाना नहीं रक्षित तुमने, अमित बोल रहा हूँ मैं। अब आप लोग आजकल हम लोग इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो एक ट्रिक जो साहब ने बताई वो हो गई, जिसमें ये नकली मैसेजेस भेज रहे हैं कि देखिए पैसा हमने जमा कर दिया है। लेकिन सर आवाज भी सेम है, वो कह रहे आवाज बिल्कुल ऐसी ही अब थी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से किसी की भी आवाज में क्लोनिंग हो जाती है। अभी परसों की घटना है, बेंगलुरु के अंदर करीब एक सज्जन के 95 लाख ठगे गए जब उन्होंने एक डीप फेक वीडियो एआई का ट्रस्ट कर लिया, मुकेश अंबानी साहब और नारायण मूर्ति साहब का, और वो डीप फेक था, वो उनकी आवाज और वीडियो को क्लोन करके बनाया गया था। तो एक आज की तारीख में जो एक सेंटेंस हम बताते भी हैं लोगों को, वो है जीरो ट्रस्ट। दूसरा, आजकल ये पुलिस का बन के फ़ोन करते हैं। अभी एक आगरा शहर के अंदर एक महिला को हार्ट अटैक आ गया जब उस पर एक नकली नंबर से कॉल आया और वो पुलिस की तस्वीर लगा के बोल रहा था कि आपकी बिटिया को हमने किसी सेक्सटॉर्शन रैकेट में पकड़ा है, और उसको बकायदा, अरे पांडे वो जो लड़की वहाँ बैठी है जरा उसको बुलाओ, और उसी आवाज़ में, मम्मी मुझे बचा लो, गलती हो गई। और उस महिला ने जब ये सुना तो उसे इतना अनरेस्ट हुआ कि शी इमीडिएटली गॉट अ कार्डियक अरेस्ट। और जब वो नंबर देखा गया तो वो देखा +92 का नंबर था, वो तो नंबर ही पाकिस्तान का था, और तस्वीर उस पर एक पुलिस ऑफिसर। तो आज हमारे पास जैसे व्हाट्सएप है या मैसेंजर्स हैं, उनमें एक सेटिंग दी गई है आपको, आप उसमें अननोन कॉलर्स को साइलेंट कर सकते हैं। दूसरा, अब लोगों को जागरूकता के साथ साथ अपना डीक्यू बढ़ाने की जरूरत है। इसे कहते हैं डिजिटल कोशेंट। आईक्यू तो हमारा बड़ा शार्प है। भाई एक रिश्तेदार कभी मुसीबत में है तो पहले 1 मिनट रुक के रिश्तेदार से पूछ तो ले कि उसे वाकई में समस्या हुई है या सिर्फ हमारी मदद से उसको पैसा मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, स्टॉप, सोचिए, तसल्ली रखिए, हम जो एकदम रिएक्ट कर देते हैं ना। अब एक नया इस समय जो बहुत डेंजरस है वो ये है कि ये लोग कहते हैं अरे भाई आपका पैकेट आया है। मैंने वो आजकल सभी की जिंदगी में बहुत पैकेट आ रहे हैं, सभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग, बोले साहब ये नंबर पे कॉल करके जरा एजेंट को बताइए आपका घर नहीं मिल रहा है। उस नंबर में इन्होंने कोड लगा रखा है, स्टार समथिंग समथिंग, वो स्टार कमांड होता है, उसे कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग। आप जैसे ही वो अपने फोन में डायल करते हो, आपकी सारी आउटगोइंग कॉल जो है वो हैकर को डाइवर्ट हो जाती हैं, और अब वो आपका ओटीपी लेके आपके व्हाट्सएप में घुस जाता है, आपके रिश्तेदारों को गलत मैसेजेस भेजता है कि साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो ये कॉल डाइवर्ट कमांड चलाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये मैसेज पे क्लिक करना, स्टार दबाइए, 1 दबाइए। आपको याद है प्रीपेड के जमाने में स्टार दबा के हम बैलेंस देखा करते थे, उन्हीं कमांड्स को अब ये लोग ट्विस्ट करके हैकिंग के लिए। ठीक है, यानी जितने हम जागरूक हो रहे हैं ये उतने और आगे ज्यादा नई टेक्निक से हमको ठग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपके पास आऊंगा। विक्रम सर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि मात्र अप्रैल के महीने तक 7,40,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें आई हैं। सर 4 महीने में 7,40,000, हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारी अवेयरनेस सब पानी में चली गई सर। हम तो बहुत सिफर से दिखाई देते हैं, शून्य हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे कोविड की महामारी थी, ऐसा कोई घर परिवार ढूंढना मुश्किल है जहां पर साइबर क्राइम ने दस्तक न दी हो। चोरी डकैती हत्या भी होती थी, बड़े जघन्य अपराध थे, लेकिन गांव में 1 या 2 घर में होते थे, 99% घरों में वो नहीं होता था। 100 साल की डकैती का पूरा टर्नओवर होगा 100 करोड़ रुपए। आज यहां बताते हैं कि केवल जून तक के आपके आधे वर्ष में, इस वर्ष आपके करीब 1200 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए कई लूट हो चुकी है साइबर क्राइम के द्वारा। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। और इसके निराकरण के लिए, क्योंकि इसमें औजार चाहिए नहीं, आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, सिम कार्ड होने चाहिए, म्यूल अकाउंट्स होने चाहिए, जिससे कि जिसको बेचारे नहीं जानते हैं कि इस अकाउंट का दुरुपयोग कौन कर रहा है, आपने किराए पर अपने बैंक अकाउंट दे दिए। और हमारा जो ये क्रिमिनल का गैंग्स है, ये कहाँ बैठा है? भारत में तो हो ही सकता है, लेकिन संभावना ये कि ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये कैम्बोडिया में हो सकता है, और ज्यादा संभावना है कि चीन में हो सकता है। तो इनके पकड़ने के भी जो चांसेस हैं थोड़े सीमित हैं, लेकिन जो जिस तरीके से पैसा ट्रांसफर होता है वो एक भयावह स्थिति है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा है, जागरूकता, और जैसा डॉक्टर टंडन जी ने कहा है
कि हमारा डिजिटल कोशेंट अगर नहीं बढ़ेगा, हमको तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस करनी है कि अनावश्यक वार्ता, अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक पत्राचार। मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूं जो मुझे भी मिला है। ये देख लीजिए, ये है कि पुलिस कमिश्नर मुंबई ने लिखा है कि आप अत्यंत आपत्तिजनक क्रम में आप संलिप्त हैं और अगर आपने अपना जवाब डिजिटल अरेस्ट का ये पहला खाका है। तो खैर हमने तो जो किया। सर क्या रिएक्शन क्या था सर? एक पूर्व डीजीपी को इस तरीके का मेल आ रहा है सर, रिएक्शन क्या था आपका? मेरा रिएक्शन क्या था, जब हमने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने ये कहा कि साहब एक कुरियर का पार्सल आ रहा है। अच्छा। हमने कहा चलो थोड़ा खिलवाड़ किया जाए जी। कब पार्सल आ गया, हमने कहा उसमें तो साहब बड़ी आपत्तिजनक है। अब मैंने क्या कहा, हम सब समाज में बैठे, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन जो उत्तर दिया था उसके बाद से आज तक मेरे पास कोई फोन नहीं। सर मैं समझ गया सर क्या कहा होगा। आप बिल्कुल सही समझे, होशियार को इशारा काफी है। लेकिन मैं सबको ही परामर्श दूंगा, बातचीत न करें। पार्सल वगैरह आता है तो हमको नहीं मालूम हमारा पार्सल है, ऐसा पार्सल हमें नहीं पर ये सर इतना व्यवहारिक है कि सर हम बातचीत ना करें, हम फोन कॉल ना उठाएं, हम पार्सल ना मंगाएं। सर ये तो फिर हम मतलब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो फिर तो हम सर बैलगाड़ी पे आ जाएंगे। नहीं देखिए, डिजिटल अरेस्ट है ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पार्सल फ्रॉड है ये बंद कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ये बंद कर सकते हैं। सर माना मैंने कोई पार्सल मंगवाया हुआ है और उसी दौरान मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा हो, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा रियल वन वाला है या ये मेरा फ्रॉड वाला है? सर ये तो बड़ा डायलेमा है ना सर। मैं बहुत पार्सल मंगाता हूं। हाँ। अब मेरे पास आया है कि साहब आपने कहा फेडेक्स से है। हाँ। मैंने फेडेक्स से न कोई पार्सल मंगाया, मैंने अमेजॉन से मंगाया है और मैंने ये दूसरे जो एक फर्म है उसकी DTDC से मंगाया है। फेडेक्स से न मैंने कोई पार्सल किया है, न मैं अपेक्षित हूं। और अगर वो वही नाम ले ले फिर अगर वही नाम ले ले तो मैं संतुष्ट होना चाहूंगा। संतुष्ट होने का तरीका जैसे मेरे पास आया, सर आप विक्रम सिंह जी से बात हो रही, हमने कहा जी कोई एतराज? उनका नहीं, आपका दरअसल एक स्कीम मैच्योर हो गई है म्यूचुअल फंड की, हम चाहते हैं आपके अकाउंट में डाल दें। अब सुने, ये एक रियल फ्रॉड है और ये 15 दिन पुराना है। उनका मेरा पता क्या है? पता बिल्कुल गलत। उनका और बताइए ये स्कीम मैंने कब ली थी? वो भी बिल्कुल गलत। थोड़े से आप 2 सवाल करेंगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने वही कहा, अब आपने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया श्रीमान जी, और ये सब तो 1930 में मैं भेज ही रहा हूं रिकॉर्डिंग्स, और आज के बाद आपका भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। फोन काट दिया। लेकिन ये जरूरी है कि सतर्कता जरूर बरतें। इससे अच्छा कि आपका पार्सल छूट जाए वो मंजूर, लेकिन गलत पार्सल में गलत चीज कर लें वो उसका कोई औचित्य नहीं है। सावधानी हटी। सर आज जब शो से पहले मैंने आपको फोन किया, बोला मैं घनश्याम बोल रहा हूं दूरदर्शन से, तो आपको ये तो नहीं लगा फ्रॉड कोई होने वाला? नहीं, बातचीत इतना देखिए तजुर्बा ये हो जाता है कि टोन से मैं समझ जाता हूं कि कौन कितने पानी में है। आपकी बात जब आई तो मैंने एक सेकंड नहीं लगा कि कोई व्यवसायिक दक्ष, कोई शिष्ट और कोई संस्कारी परिवार से कोई बालक बोल रहा है। अरे सर थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मोहम्मद इनाम साहब आपके पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आज ब्रेक छोटा है लेकिन बातें बहुत बड़ी है। आप रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगले जो तो पड़ाव में हम बात करेंगे वो आपके बहुत काम आने वाली है और आज आपको उन्होंने गांठ बांध देना चाहिए। ब्रेक के उस पर मिल रहा हूं आपसे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो सच के साथ, और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं उस सच की, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बात साइबर अपराध की। हमारे साथ इनाम मोहम्मद हैं, पत्रकार हैं। इनाम जी, असल में जब खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं और देश को ये बताते हैं कि साइबर अपराध कितना गंभीर है और इससे बचने की जरूरत बहुत ज्यादा है,
तो ये मान लिया जाता है कि भाई मसला बहुत गंभीर है। आप किस तरीके से इसका एनालिसिस करते हैं? बेशक ये मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि इससे ना तो बच सकता है कोई और ना तो बचने के चांसेस हैं, क्योंकि बिना मोबाइल के या नेटवर्क के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, टैब के काम चल नहीं सकता है। इसके बगैर बैंकिंग सिस्टम हो या कोई भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, उसके बगैर चल ही नहीं सकती है, मतलब इंटरनेट के ज़रिए से। और इंटरनेट के ज़रिए से फ्रॉड को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। इसको चाहे देश में रह करके या देश के बाहर कहीं से भी इसको अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए सतर्कता, सावधानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है ना आदमी को खुद सतर्क रह के जो है ना फ्रॉड की पहचान करनी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कॉल या मेल, ईमेल या जीमेल जो भी आता है आपके पास में या कुरियर के ज़रिए से, उसको वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। वेरीफाई करने के लिए जो है ना आपको, लेकिन ये भी है कि अपने खुद का दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी फ्रॉडिये होते हैं वो इतना मतलब शार्प होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि उनको आप जल्दी से मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं आपके सामने कि आप तय नहीं कर पाते कि ये असली है या नकली है। जब असली नकली की पहचान न करने की वजह से आप उसके जो है ना साजिश में तो विषय की गंभीरता को समझना है और धीरज से काम लेने की जरूरत है। सर आप मेरे साथ रहिए, कृपाल जी भी मेरे साथ है। तो कृपाल जी, पहले पड़ाव में कहानी आपने मुझे वहां तक बताई कि 55,000 अकाउंट से चले गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ कहा जाता है, जिन व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाता है, आपने कहां कहां अपनी शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत पे कितना त्वरित एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, ये भी बताइए। सर जब मुझे पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है जी, तो मैं 1 घंटे से मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर मैं थाने पहुंच गया, जो मेरा थाना लगता है। कहाँ थाना वो भी बताइए। थाना ज्योति नगर और साइबर सेल का अलग थाना है, ज्योति नगर दिल्ली। हाँ ठीक है। तो वहाँ पहुँचा, मैंने कहा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये फ्रॉड हुआ है 55,000 रुपये का, और इस तरीके कह रहे जी हाँ ऐसे डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं होगी, आपको एक नंबर देते हैं, उस पर नंबर करिए आप। अच्छा। तो 1930 पे हम फ़ोन में वहाँ से, ठीक है, तो काफ़ी देर में तो वो नंबर लगा। अच्छा, कितनी देर लग गई होगी उसे? करीब 10-15 मिनट में। ठीक है, वो नंबर लगा। उसके बाद फिर उन्होंने सारी डिटेल पूछी फ़ोन पर। ठीक है, कि भाई क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे मैसेज आए, और अपना सारा डेटा हमें बताइए। तो डेटा दे दिया। मैंने कहा जी चलो, अब उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है। मैंने फिर थाने वालों से पूछा, मैंने कहा जी मेरी कंप्लेंट तो रजिस्टर्ड हो गई है। अब वो कहते हैं कि जी नहीं, ये हमारे पास वहाँ से 24 घंटे के अंदर आएगी, आप घर जाइए, अब जब आपको मैसेज आ जाएगा तब हम आपको बुलाएंगे। तो मेरे पास मतलब नेक्स्ट डे भी कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैं थाने फिर पहुंचा, मैंने सर मेरी कंप्लेंट हो गई है, उस पर क्या कार्रवाई है, कुछ है कि नहीं? अभी आपका कोई कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास, और जब कंप्लेंट आ जाए तो उसको लेके, वो मैसेज को लेके तब आना। तो 24 घंटे के बाद ही मेरे पास वो कंप्लेंट मैसेज आया। मैं उस कंप्लेंट को लेके गया, तो वहाँ कहते हैं जी आप ये अपना आधार कार्ड वगैरह इसमें आप कंप्यूटर वाले की किसी दुकान पर जाएँ, वहाँ सारा अपना ये डेटा भरें, उसके बाद फिर इसको लेके आए हमारे पास। वहाँ से वो कंप्लेंट निकल आए और वहाँ से ये लेके आए। मैंने कहा सर वहाँ भी गया, वो आपकी वेबसाइट ही नहीं चल रही। मैं 2 घंटे परेशान रहा। मैंने कहा जी मेरे से तो हो नहीं रहा ये, और आप देखें अब जो भी होता है। तब तक पैसे निकल रहे थे? हाँ नहीं, पैसे जब तक तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। अच्छा। फिर मैं जब वो सारा कुछ करा के, मेरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह करा के पहुँचा, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने तब बताया कि सारा खोला डेटा, कि कहते हैं कि आपके 10,000 तो निकल चुके हैं पलवल से। अच्छा। और 40,000 निकल चुके हैं आपके मथुरा से। अच्छा। तो मैंने कहा सर क्या 55,000 रुपये आपके होल्ड कर दिए गए। तो मैंने कहा सर अब क्या होगा? कहते जी अब हम मेल भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे आगे। 55,000 होल्ड कर दिए, ये नहीं समझा मैं, बताइए। 5500 रुपये आपके। अच्छा, 5500 ना? 5500 रुपये। 40 और 10 तो निकल गए। 50 तो निकल गए। अच्छा, 50 निकल गए, वो नहीं आएंगे। वो 5500 जो निकल रहे वो होल्ड कर दिए हैं आपके अकाउंट में। मैंने कहा सर ये दिल्ली पुलिस ने बताया। हाँ, मैंने कहा सर मैंने ये भी पूछा कि ये होल्ड कब हुआ है अकाउंट? तो कहते हैं जी ये तो हम आपकी कंप्लेंट वो ही बताएंगे, 1930 वाले।
मैंने वहाँ से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो बात तो आपसे करूँगा। तो उन्होंने कोई जवाब मतलब मेरे को नहीं दिया। अच्छा, पुलिस का रवैया कैसा था इस बीच? मतलब एक तो पीड़ित आदमी है, फिर उस साइबर कैफे भी भेज रहे हैं फॉर्म भरो, साइट नहीं चल रही है, पुलिस का रोल क्या कैसा था? कितना सपोर्टिव थी दिल्ली पुलिस? सर मैं तो अपसेट था ही कि मेरे तो पैसे गए। सही बात है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से। तो सर उन्होंने मुझे ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दिया। कई बार मतलब थाने में कम से कम 10 बार, मैं अब तक 10-15 बार विवाद में भी होया हूँ, तो उन्होंने मुझे कोई रेस्पॉन्स ढंग से नहीं दिया। विक्रम सर, ये पुलिस मित्र क्यों नहीं बन पाती सर? ये पीड़ा साझा करने की, जो ब्रिज बनाने की पुलिस और आम लोगों के बीच में हम बात करते हैं, और दिल्ली पुलिस तो कहती है सदैव आपकी सेवा में तत्पर। सर क्यों वो दर्द समझ नहीं आता? वर्दी पहनने के बाद वो दर्द कम लगता है क्या सर किसी का? ये अत्यंत आपत्तिजनक है कि अगर वर्दी पहनने के बाद दर्द तो और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए और ज़्यादा एम्पैथिक। कृपाल जी ने तो बड़ी संतुलित बातें कही हैं। जो पीड़ा उनकी थी उन्होंने बहुत ही परिमार्जित शब्दों में कहा, जो पीड़ा है मैं तो रोज़ मिलता हूँ, और रोज़ का यही कहानी 1930 मिला है, घंटों आपका फ़ोन रिसीव नहीं होगा। उसको कोड मिलने के बाद 24 घंटे कहते हैं, 48 घंटे, तब तक आप क्या करें उसके बाद? फिर आप जब थाने जाते हैं तो धक्के खाते रहते हैं, क्योंकि उसके बाद कह रहे हैं कि आज वो साइट नहीं चल रही है, आज इंटरनेट नहीं है, आज बिजली नहीं है। और लुब्बे लुबाब ये है कि आपका तो बैंक से पैसा गया है, अगर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता तो ये मान के चलिए कि इसके आपकी सारी पूंजी चली जाए। मेरा ये परामर्श होगा चैनल के माध्यम से कि इस पे जब चूंकि 8 करोड़ कंप्लेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और लाखों की कंप्लेंट्स आने वाली हैं, तो उसको अपग्रेड करें, ज़्यादा कॉल सुनने वाले बनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स लगाएं, जिससे कि जैसे कृपाल जी जैसे लोग जाएं 5 मिनट पे 1930 हो जाए और 10 मिनट के अंदर थाने का काम हो जाए। लेकिन अब संवेदनशीलता की बात आती है, अगर वो भी इतना ज़्यादा प्रेशर FIR का है, इतना ज़्यादा काम का है, वो लाख रोज संकल्प लेके आते हैं। मैंने उनसे पूछा, कई ऐसे आते हैं, ये अकेले कृपाल जी की बात नहीं है, जो भी इस दुर्भाग्य से ऐसी पीड़ित होगा उसकी यही कहानी है। लेकिन जब सर कन्विक्शन रेट बहुत कम है ना सर, और जो आंकड़ा है सर मेरे पास 2022 का आंकड़ा है जो 9,56,790 केसेस, फिर ये आंकड़ा और बढ़ जाता है सर 2023 में 15,56,215, और अभी अप्रैल तक का मैंने आपको बताया 7 लाख के आसपास का, 7,40,000 का। ये जो ग्राफ है सर वो लगातार बढ़ रहा है। पैरेलली जो व्यवस्था है वो अभी बताइए रहे साहब की किस तरह की व्यवस्था पुलिस की तरफ से है। हम रिएक्ट उतना नहीं कर पा रहे, रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हौसले बढ़ रहे हैं। व्यवस्था चरमरा गई है, ये इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, उसको केटर नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ये बड़े आसानी से किया जा सकता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट बना लें, हमने आधार कार्ड बना दिए पूरे देश के, ये तो कुछ भी नहीं है। एक समायोजित तरीके से, समग्र तरीके से एक कार्य योजना के तहत इसको कर लें, तो मैं चाहता हूँ कृपाल जी जब जाएं तो 5 मिनट में 1930 जवाब दे दे, 10 मिनट में थाना जवाब दे। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये बड़े आसानी से हो सकता है अगर हम चाहें। और इतनी कृपा अपने ऊपर हम कर लें, क्योंकि आज कृपाल जी हैं, आज हम और आप हैं, कल को हो सकता है पुलिसकर्मी के परिवार का जब आए वो क्या अपेक्षा करेगा हमसे। मैं उम्मीद करता हूं, मेरा आह्वान होगा कि आप सेवा का अवसर मिला है, कृपया सहानुभूति पूर्वक और जो आपसे अपेक्षा की जाती है उसको करें। ठीक बात है टंडन सर, असल में जिस तरह की बातें अभी कृपाल जी ने बताई, और आपको मैं बताऊं कृपाल जी तो खुद वीडियो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से संबद्ध हैं, थोड़ा हौसला कहते हैं कि मीडिया वालों में ज्यादा रहता है, पुलिस से जाके बात भी कर लेता है। आम आदमी तो पुलिस से बात करने से थोड़ा घबराता है, दिल्ली में तो शायद फिर भी बात हो जाती है, लेकिन यूपी में और जो दूसरी जगह है सर अच्छे से बता पाएंगे विक्रम सर, वहां तो थानों में जाने में लोग डरते हैं। सर ये स्थिति जब है तो हम खुद अपना बचाव कैसे करें? जैसे बसों में लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान के लिए जिम्मेदार खुद है, तो पुलिस तो ऐसी है, दिल्ली की पुलिस तो ऐसी लग रही है मुझे जो बता रहे हैं कृपाल जी। कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2 श्रेणी के चल रहे हैं, एंड्रॉइड या एप्पल। पहली चीज, आप उसको हमेशा अपडेट रखिए। जैसे ही कंपनी जिस सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है उस पर लिख के आया कि आपका अपडेट आ गया है, अपडेट रखें। कोई अनजान ऐप बिना नॉलेज के, आज तक हमने दवाई के दुकान पे जाके कभी दवाई नहीं खरीदी कि भाई आज ये लाल वाली खिला दो, आज ये पीली वाली खिला दो। हमने दवाई जब खरीदी जब एक डॉक्टर ने लिखी। हम टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम और किसी क्षेत्र में व्यापारी हैं, काम करते हैं। तो अगर मुझे टेक्नोलॉजी में ऐप के बारे में नहीं पता है तो बिना सोचे समझे हम कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आजकल ये अपराधी आपको रॉ फाइल भेज देते हैं मैसेज पे कि ये ऐप है बैंक का, APK फाइल है, जरा इसे डाउनलोड कर लीजिए। वो मैलवेयर है, आप जैसे ही उसे डाउनलोड करते हो आपके फोन के पासवर्ड्स, OTP सब चोर के पास चले जाते हैं। तो ये जानकारी होना कि हम कोई अनजान ऐप डाउनलोड ना करें।
हम किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। अच्छा। अब एक लिंक के जरिए, और लिंक भी कभी ऐसे नहीं आता है हेलो आई एम अ हैकर में आई कम इन, वो आके कहता है आपकी बिजली कट रही है आज रात को, आप 24 घंटे में बिजली कट जाएगी, इस लिंक पे क्लिक करें। मेरे पास मैसेज आया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं, उसमें लिखा है इंडिया पोस्ट। अब मेरा बेटा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका कोई सरकारी दस्तावेज आने वाला है। इंडिया पोस्ट से मैसेज आया, हमने आपके यहाँ डिलीवरी करने की बहुत कोशिश करी लेकिन आपका एड्रेस गलत था, कृपया 24 घंटे में इस एड्रेस पे अपडेट करें वरना आपका पार्सल लौट जाएगा। पहली बात, वो इंडिया पोस्ट से मैसेज नहीं आया था, वो एक रॉ नंबर से था, तो मेरा पहला ही रेड फ्लैग हो गया। दूसरा, ये कैसे समझ में आया आपको सर कि वो सर अगर आज मेरे पास, मैं अभी बैंक से पैसे कटवाता हूं तो मैसेज आता है SBI से, मैसेज आता है ICI से, वहां मैसेज आता है परिवहन से, तो वो होता है जेन्युइन, उसे कहते हैं हेडर, मत्था कहते हैं उसको। आप मत्थे को तो पहचानिए। अब एक प्राइवेट नंबर मुझे मैसेज करके बता रहा है कि आपका पैकेट लौट जाएगा इंडिया पोस्ट का। दूसरा रेड फ्लैग क्या था, वो जो लिंक था, भारत सरकार की हर वेबसाइट के आगे .gov.in लगा होगा, वो मैसेज था इंडिया पोस्ट VG.xyz/in। अब हम जल्दबाजी में अगर उस लिंक पे क्लिक करते मेरा फोन हैक हो जाता। भारत सरकार की वेबसाइट है indiapost.gov.in। तो ये वही हमने अभी शुरू में कहा ना, DQ। अगर भारत सरकार की कोई एप्लीकेशन है, अभी इनका IGL का नकली मैसेज आ रहा है, चालान के नकली मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमें ये तो पता हो कि जो सेवा, और नहीं पता है तो मत क्लिक करिए कोई ऐप। लेकिन कई बार जब हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी हमको एक ऐसा लिंक भेजते हैं, कहते हैं कि अपनी डिटेल इसमें करिए और आपकी वीडियो वैलिडिटी चेक होगी, आपकी वीडियो आइडेंटिटी चेक होगी और वो जेन्युइन होता है। सर डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने ये कहा ना, हेडर ऊपर देखिए, अगर मेरे बैंक का नाम rakshitTandon.com है तो वो सिर्फ rakshitTandon.com से ही लिंक आना चाहिए, वो किसी rakshitTandon.org-in से नहीं आएगा। तो स्पेलिंग पे तो ध्यान दो। ये आम आदमी इतना समझदार है। हाँ, तो नहीं करो, बैंक में जाके लोन ले लो, क्या दिक्कत है, मत करो ना, क्योंकि अब इसके साथ आप ये रिस्क नहीं ले सकते, नुकसान हो गया ना इतना बड़ा। अब इन टेक्नोलॉजीज में सर कई बार हमारे फोन हमारे बच्चों के हाथ में होते हैं, नहीं देना चाहिए। आज की तारीख में ये वॉलेट है साहब मेरा, वैसे फोन बोलना बंद कर दीजिए, इट्स नॉट अ स्मार्टफोन, इट इज अ वॉलेट। इससे मैंने अभी यो करके पेट्रोल पंप पे पेमेंट करी है, टिंग 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 करके। तो ये बटुआ है, मैं बच्चे को बटुआ नहीं देता हूँ, मैं बच्चे को 10 का नोट देता हूँ, जाओ आइसक्रीम खाया। तो अब अगर मेरे इस फोन में UPI है, नेट बैंकिंग है, आई एम नॉट, इट इज नॉट अ खिलौना। चाइल्ड डिवाइस एक अलग चीज होती है। मेरे घर में एक छोटा सा टैबलेट है या डेस्कटॉप है, और उम्र के हिसाब से देना चाहिए बच्चों को। अभी एक दो केसेस हैं मेरे पास, एक तो उत्तर प्रदेश का है जिसमें बेचारे एक फौजी के करीब 36 लाख रुपए कट गए क्योंकि उसने अपने बच्चे को गेम खेलने के लिए दे दिया और बच्चा गेम एडिक्ट था। अभी अक्टूबर की घटना है, 3 अक्टूबर की, उत्तर प्रदेश की, 2 परिवार आए हमारे, मतलब हस्बैंड वाइफ आए, बोले 5 लाख गायब हो गए और बच्चों ने बताया कि अकाउंट हैक हो गया है। जब विवेचना हुई तो पता चला कि वो कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग का गेम खेल रहे थे मम्मी, और बच्चा 7वीं था और 8वीं कक्षा का था। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बच्चों को अपना वो फोन मत दीजिए जिससे आप खरीदारी, शॉपिंग और पेमेंट जैसी चीजें करते हैं, क्योंकि वो अब फोन नहीं, एक टेक्नोलॉजी डिवाइस है। टंडन साहब एक बात, हालांकि इस सवाल का जवाब सुन के कई लोगों का दिल टूट सकता है, कृपाल जी का भी टूट सकता है। सर जो पैसा चला गया वो आता है? आता है। अच्छा, अब जो ये नया फ्रेमवर्क बना है, अब सुनिए, इन्होंने एक बहुत वर्ड बोला ना, होल्ड। जब हम 1930 पे सूचना देते हैं जल्द से जल्द, तो ये जो नेशनल फाइनेंशियल क्राइम मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर बना है जिससे सारे बैंकों और नोडल को जोड़ा गया है। उनको जैसे ये फ्लैग करते हैं जितनी जल्दी, हम लोग क्या एक शब्द भी बोला जाता है, गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि अपराध होने की जितनी जल्दी। तो जब ये आप करते हैं तो वो उस पैसे की ट्रेल को रोकना शुरू करता है, फ्रीज ऑटोमेटिक हो रहा होता है, इसमें कोई नहीं। तो कौन सा वाला पैसा आएगा जो 50,000 इनका चले गया, जो 5500 होल्ड हुआ? इसमें देखिए आप समझाता हूं, जो होल्ड हुआ है तो वो तो बैंक में फ्रीज हो गया है। अच्छा। उसके लिए आप एक कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे अपनी कंप्लेंट की कॉपी के साथ, कोर्ट आपको आदेश देगा, बैंक उसको रिलीज कर देगा, जैसे बकायदा तरीका होता है। लेकिन जो चला भी गया है उसमें जिन खाता धारकों ने ये फ्रॉड किया है, भले ही वो म्यूल अकाउंट क्यों ना हो, मतलब वो एक खच्चर अकाउंट क्यों ना हो जो अपराधी ने यूज किया हो, उनको उठाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, साइबर सेल पकड़ता है, और उसमें कई केसेस में हमने देखा है कि देयर इज सम होप ऑफ वसूली, मतलब रिकवरी के। 100 में से कितने केसेस में पैसा आया? वो परसेंटेज कम है साहब, मतलब अब जितना गया है, अगर आंकड़े I4C के ही देखें तो जो पब्लिश हुए थे जनवरी में 10,300 करोड़ का फिगर था और 1127 करोड़ हम लोग ब्लॉक कर पाए थे, तो इट इज हार्डली 10%।
क्योंकि आप देखिए ना, डिजिटल मनी वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत तेज भागता है। तो वो जो उसने चुराया, उसने एक ने पलवल से निकाल लिया, एक ने मथुरा से निकाल लिया। वो पैसे को ऐसे, अभी मेरे यहाँ 55,000 की कैश डकैती हो जाए तो अभी नाकाबंदी करके हम कुछ ना कुछ घंटों में एक बैग गिरफ्तार कर लेंगे, उसमें कुछ तो मिलेगा। ठीक बात है। इस पे विक्रम जी का रिएक्शन चाहता हूं। विक्रम सर, आपने इतना लंबा अनुभव बिताया है सर, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, मैं कब से आपके साथ शोज कर रहा हूं, मुझे पता है सर। आपके जमाने में जो ये रॉबरी होती थी, डकैती होती थी, वो ज्यादा आसान थी रिकवर करना, या ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, ये ज्यादा मुश्किल है? वो बच्चों का खेल था। वो बच्चों का खेल था। बड़े से बड़े डकैत, मैंने बताया ना, आपके 100 साल की डकैती में माधव सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी और मलखान और ये तमाम के तहसीलदार सिंह और ये तमाम गैंग चले थे। 100 करोड़ का टर्नओवर, गोली से मारे जाते थे पंचायत में, और बरामदगी 80% होती थी। बरामदगी जब होती थी तो 80%, क्योंकि मालूम था कि वो हार्ड है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, अंतर्राष्ट्रीय है, इस पे कौन अपराधी यही नहीं पता चलता है। डार्क वेब में चला जाए, कैम्बोडिया चला जाए, थाईलैंड चला जाए, चीन चला जाए, अच्छा मरने का कोई डर नहीं। यहाँ तो मरने मारने की बात आ जाती, पुलिस वाले भी शहीद होते हैं। यहाँ ना हींग लगे ना फिटकरी, मोबाइल फ़ोन हो, थोड़ी टेक्नोलॉजी मालूम हो, 2-4 सिम कार्ड और 10 म्यूल अकाउंट हो आपके पास, न हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। सर जैसे पुलिस वालों का एक रिकॉर्ड बनता था कि भाई आपके थाने में इतनी चोरियां हुई, इतनी डकैतियां हुई, ये आपका बेड वर्क है, जो आपका अच्छा काम होता था वो भी दिखाते थे। तो ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, क्या ये उस अमुक थाने के या उस टेरिटरी के बेड वर्क में काउंट होता है? बड़ा आपका पहला सवाल है। जो थाने के रिकॉर्ड्स बने हैं वो 1861 में जो थाना रिकॉर्ड्स होते हैं, अपराध रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, विलेज क्राइम नोटबुक, रजिस्टर बदमाशान, उसमें ये क्राइम रजिस्टर जो साइबर क्राइम है वो केवल अपराध रजिस्टर में कि ये यहाँ से हुआ, इतने का माल गया है, और इसके अलावा कोई लेखा जोखा कहीं नहीं होता है। जो थाने जो जिले की डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हो वहाँ होगा, और थाने भी हमारे पास ये सूचना आई, केवल इतना। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडाई होता है, जो नाम आते थे, जैसे मान लीजिए जो जिम्मेदारी चोरी डकैती में होती थी वो जिम्मेदारी इसमें नहीं होती। क्या अगर मान लीजिए अगर मोहन सिंह पुत्र श्याम सिंह अगर एक बार डकैती में कत्ल में राजधानी में आया तो जब तक मर नहीं जाएगा उसकी हिस्ट्री शीट बंद नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर जी। तो ये वो बारीक चीजें जो आज हम आपको समझा रहे हैं, और समझा रहे क्राइम का भी नेचर। लेकिन एक तार और है, साइबर के अपराध जो हो रहे हैं उसके तार विदेशों में जुड़ रहे हैं, और विक्रम जी बताएंगे ब्रेक के उस पार डिटेल में आपको रहना और इस कनेक्शन को समझना है, तभी ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और अपराध का ग्राफ तो लगातार आसमान छू रहा है। और इस बीच अपने फोन को भी चेक करते रहिएगा, कोई लिंक तो नहीं आया, उसे दबाना नहीं है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में उस सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो झूठ बन के आपकी गाढ़ी कमाई पे डाका डाल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि आप उस डाके को रोक भी नहीं पा रहे और उसके करने वाले आसानी से छूटे हुए हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। विक्रम सर, आप ही के पास सबसे पहले आ रहा हूं। सर, एक रिपोर्ट जो है वो ये भी बताती है साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कि कुल घटनाओं में से 45% घटनाओं को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बैठकर अंजाम दिया जाता है। सर, ये क्या एकदम सेफ जगह है भारत में क्राइम करने के लिए, वो भी साइबर क्राइम?
आपका तो अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है, कैसे देखते हैं सर आपको इस तरह की परसेंटेज जो बाहरी मुल्कों में बैठ के भारत में की जा रही है? देखिए, कोई भी अपराध अगर होता है, अगर उसमें अंतर्राष्ट्रीय आयाम होता है जी, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए बड़ा दुष्कर कार्य है। किताबी तौर पे चले तो सीबीआई के जरिए हम रेड कॉर्नर नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन जहां पर अपराध स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, मैं चीन की बात करता हूं, चीन की बात करता हूं, अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो तो कौन सी इंटरपोल और कौन सी रेड कॉर्नर नोटिस कोई भी कारगर नहीं होगी, सब निष्प्रभावी होंगी, क्योंकि उनके द्वारा एक संगठित तरीके से एक ऑर्गेनाइज क्राइम तरीके स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम ये किया जा रहा है। और आपने जैसे मान लीजिए 10,000 म्यूल अकाउंट्स बना लिए और सब में आप इसका परिमाण देख लें, हजारों लाखों करोड़ का, जो 12,000 करोड़ का जो सिर्फ अभी पहले 6 महीने में अगर आपकी लूट हुई है, जो कि 1% रिपोर्टिंग है, सिर्फ 1% रिपोर्टिंग पे अगर सब आ जाए तो इसका फिगर कहाँ जाएगा? अब आपके जो 10,000 म्यूल अकाउंट से इनका पैसा जैसे कृपाल जी के अकाउंट से गया, वो कहाँ गया? उसके बाद अगर कहाँ गया तो उसका फाइनेंशियल ट्रेल अगर आप देखें, फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स अगर आप करें, इतना दुष्कर कार्य नहीं है। फिर वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए या हवाला के जरिए निकल करके गंतव्य पे पहुंच जाएगा, मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी उसको परिष्कृत करके उसमें महारत नहीं हासिल की है। हमने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन जैसा डॉक्टर टंडन साहब ने कहा है, हमारी यात्रा बड़ी लंबी है और हमें उसको और उसमें धार देनी है उस तलवार में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो अपनी जगह एक आधारशिला है, उसको बिल्डअप करना है और पुलिस की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। सामान्य शिष्टाचार, व्यावसायिक दक्षता और IT एनेबल्ड हमारी सर्विसेज जो हो उसको दूसरे स्तर पे ले जाना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय आयाम है उसके लिए हमें जो विभिन्न जो देश हैं, पाकिस्तान और चीन की तो हम बात ही न करें, लेकिन कैम्बोडिया, थाईलैंड और अन्य जो देश हैं, मलेशिया, वहां पर तो हम ट्रीटीज कर सकते हैं कि उनके प्रत्यावर्तन के बारे में और इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में निराकरण करने के लिए। सर एक चीज और बताइए, 1 करोड़ की डकैती अगर कोई मैनुअली करता है, किसी की गर्दन पे पिस्टल लगा के, किसी के घर पे जाके बंधक बना के, उसमें मिलने वाली सजा और 1 करोड़ की धोखाधड़ी, फ्रॉड ऑनलाइन कर दी जाती है, कितना फर्क है सर? मौलिक अपराध ये जिसने पिस्तौल लगा के किया है उसको जो है दूसरे लोग के दर्शन हो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भय नहीं है। सर 3 साल की सजा बस अगर पकड़ा जी, और वो तो छोड़ दीजिए, उसको तो 5 स्टार में बैठ करके 5 स्टार में बैठ के अपना संचालन करेगा। और सजा कितनी, रिकवरी होने के चांसेस डॉक्टर टंडन सर ने बताए मिनिमल। हम कहीं पकड़े में नहीं, पकड़ गए तो 3 साल की सजा। इसमें तो विन विन सिचुएशन अपराधी के लिए, इसको हमें रीलुक करना पड़ेगा। तो कानून में बदलाव हो सर, कानून में बदलाव हो, सजा में बदलाव हो, सजा में भी बदलाव हो और इसके पर परिणाम होने चाहिए। जी ठीक है। कृपाल जी, आपके इस पूरे केस को हम समझ रहे हैं शुरू से, अब लगभग कितने महीने हो गए हैं? क्योंकि बढ़ता हुआ समय उम्मीदों को कम कर रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। पैसा तो ब्लॉक हो गया, टंडन साहब भी कह रहे हैं एक तरीके से। पुलिस का रिस्पांस, पूरा सहयोग, अब कितनी उम्मीद? जल्दी से बताइए, मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर ऐसा है, वो जो कंप्लेंट नंबर आई पहले तो उसमें एक नंबर दिया हुआ था, वो SHO साहब का था, जो साइबर सेल थाने के SHO थे। मैंने कम से कम 10 बार मिलाया वो नंबर घंटी तो जा रही है पर किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। वो नंबर उन्हीं के पास रहता है? अब वो तो कहते हैं कि जी SHO साहब का नंबर है। अच्छा। तो उन्होंने कोई उस पर रेस्पॉन्स, बेल जा रही है पर कोई उठा नहीं रहा उसको, तो वो उनको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सर मैं कम से कम 2 महीने हो चुके हैं मेरे इस केस को। ये शायद अगस्त में हुआ था, 27 अगस्त को, और 27 अगस्त को 10:59 पे मेरे से मतलब पैसे निकाले हैं और मैं 12:10 पे मेरी कंप्लेंट हो चुकी है रजिस्टर्ड। उसके बावजूद भी मेरा पैसा नहीं रुका, पता नहीं कहाँ उन्होंने निकाला। जब इतना लेट लतीफ़ होगा काम, भाई 1930 की सर्विस इतनी तेज होनी चाहिए कि कम से कम 10-5 मिनट में ये काम जो पैसा होल्ड हो जाए, अगर गया भी है तो सर इस तरीके से एक पैसा, मतलब मैं छोटी सी नौकरी करने वाला, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 55 किसी के लिए भी है सर, किसी के लिए भी। तो सर नहीं, वो अब ठीक है। तो सर मैं कम से कम जो मेरा IO है, अगर आप कहें तो मैं नाम बता सकता हूँ, चाहें तो आप थाना बता दीजिए। थाना ज्योति नगर, दिल्ली। तो मैंने सर अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, सर मैं मीडिया से हूँ और इस तरीके से सर मेरे साथ ये हुआ है। तब भी मतलब ये है कि 10 मतलब अब तक मैं 6 बार चला गया हूँ। एक बार मेरी मुलाकात हुई है अपने IO से, और उन्होंने उस दिन उनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी। उसके बाद कि मैं आज SHO साहब के साथ हूँ, आज मैं यहाँ रेड पे गया हुआ हूँ, और आज भी मैंने आते हुए कॉल किया है कि सर कोई मेरे केस में अगर कुछ हुआ है तो कहते हैं जी मैं छुट्टी चल रहा हूँ अभी, और मैं आप 19 तारीख को आना, और 19 तारीख को आपको डिटेल दूंगा। मैंने सारे आप मीडिया से थे 6 बार चले भी गए, बेचारा कोई और होता वो 600 बार चले जाता तो भी मुलाकात नहीं होती।
जी सर, रेस्पॉन्स कह रहे हैं कि जी आपको कि हमने आपकी मेल भेजी है, आपके फुटेज मंगाई है जहाँ से पैसा निकला है, कि वहाँ कैमरा लगा हुआ होता है एटीएम पर, कि वो आपकी, मैंने कहा जी मुझे बताओ तो सही, और मैंने ये डिटेल भी मांगी जिस अकाउंट में मैंने पैसा ट्रांसफर हुआ है मेरे से गलती से, तो उस अकाउंट से अब तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और उससे पहले कहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं तो। सही बात है। हाँ, इनाम मोहम्मद सर, क्या वाकई व्यवस्थाओं में बहुत जल्द बदलाव की जरूरत है? जैसे विक्रम सर भी कह रहे थे कि भाई अब ये पुराने पैटर्न के जो कानून है, जो सजा है, उनको बदलना होगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ऐसा अनुभव आपको भी बीइंग अ जर्नलिस्ट होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। आज मतलब पहले तो पुराने वाले उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है, फिर साइबर क्राइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है ना, मतलब साइबर थाने के बारे में तक लोग नहीं जानते हैं। सही बात है। रिपोर्ट दर्ज कराना बहुत दूर की बात है। सही बात है। और उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर की बात है या मेट्रोज की बात है, छोटी जगहों पे भी हो रहे हैं। तो इसलिए छोटी जगहों पे ज़्यादा बल्कि जो है ना, इसका विस्तार करने की ज़रूरत है। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल एजेंसियों को, प्लस अदर जो स्टेट की एजेंसियां हैं, उनको आपस में तालमेल के साथ काम करते हुए एक व्यवस्था बनानी चाहिए साइबर से जुड़ी हुई, खासतौर से मामलों को लेने के करके एक मतलब एक प्रॉपर मतलब लेवल बनना चाहिए। और तो शिकायतें आनी ही नहीं चाहिए, उनका निस्तारण भी होना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि हम कितने प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन टंडन साहब, ये म्यूल अकाउंट कैसे खुल जाते हैं? फर्जी सिम कैसे मिल जा रही है? बैंक वाले क्या एकदम आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं से सूरज निकल रहा है, पश्चिम पूरब सब खुला खेल फर्रुखाबादी। बड़े ही गजब की स्थिति है टंडन साहब। और आरबीआई की बहुत सख्त गाइडलाइंस है इसको लेके, बट आई थिंक ये मेरा अपना तजुर्बा रहा है, 20-25 साल हो गए मुझे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। हाँ जी। और साइबर क्राइम को देखते हुए मेरा आज भी मानना ये है कि ठीक है, कानून बने, बिल्कुल बनने चाहिए, नए आने चाहिए, वो सब अपनी जगह है, लोगों में जागरूकता हो, वो सब अपनी जगह है। बट जो हमारा डिजिटल इंडिया का एक सपना है, और उस सपने ने पूरे हिंदुस्तान को प्राउड फील कराया है। अगर आप विदेश भी जाते हैं, मतलब आप सोचिए, विदेश में अभी गया, वहाँ आज भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग इतना नहीं जानते हैं, कार्ड इतना नहीं जानते हैं जितना कन्वीनियंट हम लोगों के लिए आज हमने तो बटुआ रखना बंद कर दिया है सर। तो उसमें हमारे 2 पिलर्स हैं, एक है टेलीकॉम और एक है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स। अगर इन दोनों के अंदर स्ट्रिक्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, जैसे अब मैं उदाहरण देता हूं चेंजेस का जी। आज से कुछ साल पहले एक अपराध हुआ करता था, साहब ये ऐप डाउनलोड कर लो, कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन शेयर कर लिया करते थे। गलती समझ में आई, आज मेरे किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप पे स्क्रीन शेयरिंग ऐप काम नहीं करता है। फिर आज बैंकों को रियलाइज हुआ कि लोग सिम चुरा के इंटरनेट चला के नेट बैंकिंग चला रहे हैं, तो अब मेरा नेट बैंकिंग ऐप मेरे बिना सिम कार्ड के नहीं चल रहा है। ये बदलाव आ रहे हैं ना, नहीं, पर सब जब ये हमारे साथ हो जा रहा है तब बदलाव आ रहे हैं ना। हाँ। हम कह रहे पहले हम उस स्थिति में क्यों नहीं है कि कोई हिमाकत ही ना कर पाए। हम बैठते हैं इंतजार में, आइए भाई हमारे साथ अपराध करिए, फिर हम नए इन्वेंशन करेंगे। तो मैं पहले की बात कर रहा हूं। तो सुरक्षा में अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं। तो अगर आज बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाए टेलीकॉम रेगुलेटरी और सारे मोबाइल प्रोवाइडर्स के लिए और बैंक्स के लिए, तो मेरा मानना ये है कि जब एक खच्चर खाता ही नहीं बनेगा। अच्छा, एक अब तो एआई यूज करो ना, मतलब मैं अपनी लोकेशन चेंज करके बैंक यूज करता हूं तो बैंक को शक हो जाता है, मुझे मैसेज आता है कि आप कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो अगर मेरा एक खाता म्यूल पड़ा हुआ है, उसमें कोई एक्टिविटी हो, अचानक से उसमें 46 करोड़ के ट्रांजैक्शन हो गए, ये बैंक को दिख रहा है क्या? उसके सिस्टम पे आना चाहिए ना, एक ऑटो अलर्ट जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज बैंकों को आईडीएस कहते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके बैंक और प्लस इनके ऊपर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रक कि अगर इतने फर्जी सिम आपके यहाँ से इशू हुए तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी हो सकती है या आपके लाइसेंस तक को रद्द किया जा सकता है। जब तक ये सिस्टम्स नहीं बनेंगे और सिम्स नेटवर्क कंपनीज अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेंगी, ये एक स्टेक होल्डर का काम है। अब जैसे अभी मैं बात कर रहा था, अभी सितंबर में ये घोषित हुआ है 5 लाख साइबर कमांडोज ट्रेन हो रहे हैं हिंदुस्तान के आईआईटीज में 6-6 महीने के। हमारे हर स्टेट पुलिस से, हर थाने से कुछ लोगों को चयन किया गया है, एग्जाम देके 6-6 महीने का कोर्स कराया जा रहा है, क्योंकि अब हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी। ये कह कि भाई पुलिस ट्रेन हो रही है। तो ये सब पॉजिटिव, मतलब आज से 1 साल पहले तो 1930 भी नहीं था। सही बात है। तो लेकिन अगर ये स्टेक होल्डर बैंक और टेलीकॉम मैं समझता हूं, और ये जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं जितने भी हम यूज कर रहे हैं, वॉलेट्स एंड ऑल, तो मैं समझता हूं ये इस तरह के सर 3 बड़ी टिप्स, सर प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा है, 3 बड़ी टिप जो मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहें
बचाओ, प्रिकॉशन। जब आपने इतना सुन लिया है तो पहला है जीरो ट्रस्ट, एकदम से कॉल पे रिएक्ट मत करिए, स्टॉप, थिंक एंड देन रिएक्ट। दूसरा, आप पहले हेडर्स अपना DQ बढ़ाइए, वही मैंने बात कही, आपको नहीं पता है सीखिए, कोई शर्म नहीं है किसी भी एज में कुछ भी सीखने में। और कोई अनजान लिंक और ऐप या APK फाइल या ये स्टार वाला बटन दबा दो, 1 वाला दबा दो, और ये जो ऑटोमेटेड कॉल्स आ रही हैं, हाँ, इन पे आप कोई रिएक्शन ना दें। ठीक है विक्रम सर, पुलिस की बात आपसे ही कर सकता हूं, एक आम आदमी के साथ फ्रॉड हो जाए तो पुलिस के पास जाके किस कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए सर? जो पुलिस वालों का जो साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है? वो दिख जाता है कि ये कुछ नहीं कहेगा, कि चुपचाप इसे डांटेंगे, भाग जाएगा, ये साइकोलॉजी पुलिस की कैसे काम करते हैं? एक आम आदमी को कैसे पुलिस वाले से बात करनी चाहिए सर? महत्वपूर्ण सवाल जी। कृपाल जी की आप बीती हम सबने सुनी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों ने देखी जी। थाना कोई आकाश नहीं कि उसके ऊपर कुछ नहीं है। सही बात। अगर एक बार जाने में थाना नहीं सुनता है तो कृपाल जी की तरफ 10 बार जाने की जरूरत नहीं है। ACP, DCP, पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाएं, ईमेल करें, ट्विटर पे डालें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और तब तक बता दें उनको। मैं समझता हूं कि लज्जित होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री देश का मन की बात में इसको मेंशन कर रहा है, आप इसको सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं? एक बात और आ गई, हमारे टाइम में अगर 1 घंटे 3 बार बन जाए, अगर फोन नहीं उठे तो वो SO सस्पेंड हो जाता था। यहाँ से लोग डरते क्यों हैं सर? पुलिस वालों से क्यों डरते हैं सर? वो मित्रता क्यों नहीं हो पाती? वो पैसे क्यों नहीं बना पा रहे? वो एक भावना नहीं होती। और हमारे यहाँ कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। जहां कहीं आप अपरिपक्वता देखते हैं वहां के नेतृत्व में खोट है। हमारे लीडर ने कहा था, ये तीसरी घंटी अगर आपने नहीं उठाई इंस्पेक्टर साहब, आप वहीं निलंबित हो जाएंगे, मैं टेस्ट कॉल करूंगा। कितने लोग हैं जो टेस्ट कॉल करते हैं, जरा पूछ लीजिए। आपके तमाम पुलिस कमिश्नर दोस्त होंगे, कितने लोगों ने टेस्ट कॉल किया? हमारे पास और काम है कि हम हर SO को टेस्ट करें कि 3 घंटे में फोन उठाता है कि नहीं उठाता। और 10 दिन अगर जाए तो लानत है ऐसी पुलिसिंग के ऊपर कि जहां कृपाल जी ऐसे लोग जाएं और धक्के खा जाकर, धक्के खाने के लिए टैक्स दे रहे हैं आप, ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। पर यूपी में टेस्टिंग होती है सर, ये टेस्टिंग योगी आदित्यनाथ करते हैं, ये टेस्टिंग करते हैं जी बिल्कुल जी। तो आज की ये सारी बातें हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों का, आपने समय निकाला, और विक्रम जी आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में समय निकाला, आपका स्पेशल थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर हमारी ये कोशिश अपने किसान भाइयों के लिए भी, क्योंकि कई ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपकी सहूलियत के लिए कई तरह के ऐप ला रहे हैं जिसका फायदा आप उठा रहे हैं, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। आज का ये कार्यक्रम मुख्यतः आपको ही समर्पित था, जिसे आप समझें और जो पैसा आ रहा है वो किसी और को भेंट ना चढ़ जाए। और फिर ध्यान रखिएगा, कोई लिंक तो नहीं आ रहा है, कोई फोन तो नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी कई पैनलिस्ट ने कहा भी कुछ छूट जा रहा है तो छूटने दीजिए, बल्कि गंवाने से अच्छा है। बस ये छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान रखिए। थोड़ी देर में इस प्रोग्राम का YouTube लिंक आपके फोन में भी आ जाएगा, उस फोन के लिंक को जरूर आपको प्रेस करना है और देखते रहना है मंगलवार और गुरुवार को एक खास शो जिसका नाम है सच के साथ। देखते रहिए DD किसान। मैं तुम सबकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें किसी भी स्थिति में माता सीता का पता लगाना है। मैं देख रहा हूँ कि देवी जानकी लंका की एक वाटिका में बैठी हैं। हम अपने प्राण देकर भी लंका जाएंगे और प्रभु श्री राम का कार्य पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम सबके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बड़े लोगों की बड़ी बात, ईमानदारी, सच्चाई, वो इनकलाब लाती है। मास्टर गंगा, जुर्म के खिलाफ आवाज, मौत मिलनी चाहिए। मुझे पानी पी पी कर गुजारा करने से भ्रष्टाचार को मिटाने की जंग, जुल्म सह सह कर जीना मेरे लिए मुश्किल है। इसी ताने बाने पर बनी है फिल्म शानदार। मेरा दिल है क्यों मुन्ना, ले आए पैसा? अरे देखता क्या है, ये तेरी माँ का खून है। जिसमें है मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री, मंदाकिनी, जूही चावला, सुमित सहगल, कादर खान, डैनी डेंजोगप्पा जैसी दमदार स्टार कास्ट। अब आया ना बात में नमक। मेरा दिल है कुंवारा, मेरी उम्र कुंवारी। बॉलीवुड टॉकीज में 13 नवंबर फिल्म शानदार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD नेशनल पर,
देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।